हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत उसके उद्देश्य और विभिन्न प्रकार के बाज़ार जैसे गल्ला बाज़ार, सराय अदल आदि के बारे में बताया था। आज मैं आपको उसके अन्य बाज़ारों के बारे में बताऊंगी। अन्य बाज़ारों में अब आता है घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाज़ार। सेना के लिए स्वीकृत होने वाले घोड़ों के अनुभवी दलालों की सहायता से 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे। प्रथम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टंका, द्वितीय श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टंका, तृतीय श्रेणी के घोड़े 60 से 70 टंका में मिलते थे। सेना के लिए अनुपयुक्त जो टट्टू थे उनकी कीमत 10 से 20 टंका रखी गई थी। उसके अतिरिक्त दासों की भी सूची दी है बर्नी ने अपनी पुस्तक में। घर में काम करने वाली दासी का मूल्य 5 से 12 टंका, विषय भोग के लिए दासी का मूल्य 20 से 30 टंका, अपने काम में दक्ष युवा दास का मूल्य 10 से 15 टंका, और जो युवा दास कार्य में दक्ष नहीं होता था उसकी कीमत थी 7 से 8 टंका। बर्नी के अनुसार मवेशियों के मूल्य इस प्रकार थे। दूध देने वाली गाय 3 से 4 टंका, दूध देने वाली भैंस 10 से 12 टंका, मोटी बकरी या भेड़ 10 से 14 जीतल, मांस के लिए भैंस 5 से 6 टंका, मांस के लिए गाय 1 से 2 टंका। इन बड़े बाज़ारों के अलावा कई छोटी वस्तुओं के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किए गए थे। अन्य सभी जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं थीं उनके भी मूल्य निर्धारित किए गए थे। मिठाइयों, सब्जियों, रोटी, कंघियों, चप्पल, जूते, मोजे, प्याले, मटका, कटोरी, सुई, सुपारी, पान, गन्ना, मिट्टी के बर्तन, गुलाब और हरे पौधे, अर्थात जो भी वस्तुएं सामान्य बाजार में बिकती थी, हर वस्तु की सूची बनाई गई थी। बन्नी के अनुसार सुल्तान द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची दीवाने रियासत को भेज दी गई। दीवाने रियासत ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न सेना नियुक्त किए। प्रत्येक शहना को उसके बाजारों के लिए दरों की सूची मिलती थी जिसे वो लागू करते थे। अपनी इस बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विभिन्न अधिकारों की नियुक्ति की गई थी। पहला था शहनाई मंडी। मलिक काबुल को इस पद पर नियुक्त किया गया था और यह गल्ला बाजार में था, अनाज जो बाजार था उसमें था। दूसरा पद था दीवाने रियासत। इसमें मलिक याकूत को नियुक्त किया गया था और यह सराय अदल जो बाजार था उसमें था। इसके अतिरिक्त परवाना नवीस जो परमिट देने का कार्य करता था, वरीदे मंडी, मुनियांस यानी गुप्तचर, इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो इन अधिकारियों के द्वारा अपनी बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का कार्य किया गया। अगला है मूल्य नियंत्रण के उपाय। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया और दीवाने रियासत और अन्य अधिकारियों ने उन्हें कार्यान्वित भी किया। व्यापारियों की बेईमानी पकड़ने के लिए सुल्तान अपने छोटे गुलाम लड़कों को कुछ जीतल देकर बाजार से भिन्न भिन्न वस्तुएं खरीदने को भेजता था और दीवाने रियासत की उपस्थिति में उनकी मापतोल, उनकी क्वालिटी की जांच की जाती थी और किसी भी प्रकार की अगर बेईमानी पाई जाती तो व्यापारियों को कठोर दंड दिया जाता था। स्वयं बर्नी इस संदर्भ में कहता है कि अगर मान लो कोई व्यापारी ने कम तोला तो जितना कम तोला जाता था उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। इस प्रकार बहुत कठोर दंड व्यापारियों को दिया जाता था। इस कड़े नियंत्रण से बाजार प्रणाली व्यवस्थित रूप से चलती रही। अब आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार व्यवस्था लागू की गई थी वह किस हद तक सफल रही, अपने लक्ष्य की पूर्ति में वो सफल कितनी रही।
अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था उसके समय में जब तक वो जीवित रहा तब तक लक्ष्य की पूर्ति में सफल रही। बर्नी ने लिखा है, जब तक अलाउद्दीन ने शासन किया तब तक वस्तुओं के मूल्य ना बढ़े और ना ही घटे, बल्कि हमेशा निश्चित रहे। वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित रखने में अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि वह एक बड़ी सेना रख सके। वह उसमें सफल भी हुआ। उसकी सेना बड़ी ही नहीं थी बल्कि प्रत्येक युद्ध में सफल भी रही। तो इस प्रकार जो उसने उद्देश्य को लेकर के इस बाजार व्यवस्था को लागू किया था, वह बाजार व्यवस्था पूरी तरह से सफल रही। वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने की जो अलाउद्दीन की व्यवस्था थी वह सफल थी, अद्वितीय थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस संदर्भ में डॉक्टर लाल कहते हैं कि अलाउद्दीन के शासन का वास्तविक महत्व वस्तुओं के मूल्य को कम करने में नहीं है, बल्कि बाजार की कीमतों को निश्चित रखने में है। यानी कि कोई भी वस्तुओं का मूल्य इतने लंबे समय तक एक ही रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो अपने युग का एक महान आश्चर्य समझा गया था। परंतु अलाउद्दीन को उसकी सफलता का श्रेय प्रदान करने के पश्चात भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था ना तो जनसाधारण के हित में थी और ना राज्य के अंतिम हितों की पूर्ति में सहायक थी और ना ही स्थायी थी। इस व्यवस्था से किसानों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। किसी प्रकार से किसानों को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जिन किसानों को अपनी पैदावार का आधा भाग लगान के रूप में देना पड़ता हो, वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को अपने स्थानीय बाजार के मूल्यों, जो कम से कम मूल्य थे, उनमें उनको देना पड़ सकता था और उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था। व्यापारी वर्ग भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसका लाभ राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों को वस्तुएं खरीद कर लाने और बेचने के लिए बाध्य किया। अलाउद्दीन ने व्यापार और कृषि के हितों को सेना के हितों की पूर्ति के लिए त्याग दिया। उसकी व्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों के विरुद्ध थी, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत में लाभ सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें लाभ को ही समाप्त कर दिया गया था। अतः उसी के साथ ही यह समाप्त हो गई। यह व्यवस्था केवल अलाउद्दीन के समय में ही सफल रही और अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसकी जो है बाजार व्यवस्था थी, यह पूरी तरह समाप्त हो गई। क्योंकि जैसे ही उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना, उसने इस व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग दिया और उसके बाद यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था कभी भी मध्यकालीन भारत में लागू नहीं की गई। तो यह इसके दोनों ही एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार था, जिसमें पूरी तरह से मूल्यों को निश्चित कर दिया गया था, परंतु यह व्यवस्था किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग व अन्य वर्गों के लिए पूरी तरह से लाभदायक नहीं थी। जनसाधारण और सेना के लिए यह लाभदायक थी, इस कारण से यह लोकप्रिय नहीं रही। धन्यवाद।